ये हिंदू नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुत्ववादी अलग टाइप की कौम है। और ये अलग टाइप की कौम हमको मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके के सारे बवाल खड़े करती रहती है। जिनको संगी लोग अपनी माता कहते हैं, उनकी अपनी माता भी अनाथ आश्रम में रहती है, वृद्धाश्रम में रहती है। उनको गाय का दूध चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए। और अब तो इससे ज्यादा आगे बढ़ के उस गाय का गोमांस में एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है। जो प्रधानमंत्री गाय को माता कहता है, वही प्रधानमंत्री गाय के मांस के एक्सपोर्ट में नंबर 1 लाता है देश को। ये दोगली जबान है, पूरी की पूरी दोमुही और दोगली जबान है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों की तह तक जाने के लिए कुछ जानकार लोगों की मदद लेते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा खबरों के पीछे की खबर क्या कुछ है वो समझ में आ जाए। हर मंडे को पिछले कुछ हफ्तों से अविनाश काकड़े जी से बात होती है, और ये बहुत ही अहम बात इसलिए भी होती है कि बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, और देश में जो कुछ हो रहा है उसमें पूरा नेशनलिस्ट और गांधीवादी नजरिए के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको बताते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे बात करने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर ये बता दूं कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। एक तो हरिद्वार में जो कुछ नफरती जो स्पीचेस हुई हैं, जिसमें बिल्कुल कत्लेआम के लिए दावत दी गई है, उस पर कुछ बहुत ही समझदार बड़े सीनियर वकीलों ने, कुछ जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है, एनवी रमन्ना साहब, और उनसे कहा है कि आप इस पर कानूनी कार्रवाई जरूर करें। और यह खुद अपने आप में ताज्जुब की बात है कि ऐसी वीडियो सामने आने के बाद अभी तक न सुप्रीम कोर्ट ने, न किसी हाई कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया जाता है वो नहीं लिया है। यह बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसके अलावा चीफ जस्टिस का एक ऑब्जर्वेशन है, एक स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमतों को कानून सोच समझ के बनाने चाहिए, और सोच समझ के कानून ना बनाने की वजह से अदालतों पर बोझ पड़ता है। ये सारे कानून आते हैं अदालतों में, तो ये अदालतों पर बोझ बढ़ाने का काम सरकार ना करे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टिप्पणी की है, जिसमें कहा है कि जब जब औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी आते हैं। तो ये किस तरफ देश को ले जाने की कोशिश है, आखिर क्या कुछ हो रहा है? और एक तरफ जहां वो स्टैंड अप कॉमेडियंस, उन पर पाबंदी लगती है, मजाक में वो एक बात कहते हैं, इशारतन बात कहते हैं, और वो देश के भले के लिए बात कहते हैं, लेकिन इन नफरती जो बिल्कुल गर्दन काटने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो हरिद्वार मामले पर जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा गया है, अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस वक्त हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है सभी का, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत सी चीजों में असर्टिव है। इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, आप इसे किस तरह से देखें? हाँ, सवाल यह है, आपने जो पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट, उनको लिखे हुए लेटर। सवाल यह है कि हमारे देश में कुछ नफरती चिंटू पैदा किए गए, वो जानबूझ के नफरत पैदा करते हैं, और इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। अकेला आदमी नहीं है वो, अकेली एक घटना को मत लीजिए। मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं कि गाय जिनके लिए निषिद्ध है, गाय जिनके लिए बुरी बात है, वो लोग जिनको संगी लोग अपनी माता कहते हैं, उनकी अपनी माता भी अनाथ आश्रम में रहती है, वृद्धाश्रम में रहती है। उनको गाय का दूध चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए। और अब तो इससे ज्यादा आगे बढ़ के उस गाय का गोमांस में एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है।
जो प्रधानमंत्री गाय को माता कहता है, वही प्रधानमंत्री गाय के मांस के एक्सपोर्ट में नंबर 1 लाता है देश को। ये दोगली ज़बान है। पूरी की पूरी दोमुही और दोगली ज़बान है। और इसके बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये हर चीज़ में ऐसा ही करते। इनको इनको देश जो योगी है, आपके अजय बिष्ट जी, उनको नियंत्रण कैसे कोरोना में किया, वो प्रधानमंत्री बता रहे, ये नहीं बता रहे गंगा में कैसे नैने ये मुर्दे पड़े हुए थे, उनके ऊपर कैसी हम ये अंत्यविधि नहीं कर सके, उनके सम्मान पूर्वक दफन भी नहीं कर सके, ये हम नहीं बताते। तो ये हमारी दोगली मानसिकता का परिचारक है और ये चीजें लोग सुनते कैसी है? मुझे आश्चर्य इस बात का है कि लोग कैसे सुनते हैं। अभी-अभी हुआ है कोरोना से हमको ऑक्सीजन के बिना मरने वाले अभी-अभी निकले हैं वहां से, वो लोग भी सुन रहे हैं शांतिपूर्वक। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है और वो चला रहे हैं। ये जो जिस तरीके से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, गोबिंस ने जो बताया था कि एक झूठ 100 बार बोलने के बाद ये सच लगने लगता है, उस तरीके का ये हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, मगर ये जानते नहीं ये भारत है। ये भारत में इस तरीके से जितना सहता है उतना सहता है, उसके बाद में जो विस्फोट होता है, तो अच्छे-अच्छे ठीक हो जाते हैं, ये भारत की भूमि है और ये भारत की मानसिकता है। यहाँ बहुत गहरे में रचा बसा है। हमारे यहाँ नवविधा भक्ति चलती है, उसमें विरोधा भक्ति नाम की भी एक भक्ति है। हिंदू अगर गाली दे, भगवान को गाली दे, उसको भी भक्ति के रूप में लिया जाता है। ये किसी धर्म में नहीं है, किसी जगह पर नहीं है। ध्यान भक्ति, भजन भक्ति, कीर्तन भक्ति, दान भक्ति के साथ में विरोधा भक्ति नाम की भी एक भक्ति होती है। अब हम चलते हैं कि इनको विरोधा भक्ति क्या समझेंगे, क्योंकि ये हिंदू नहीं है। ये लोग हिंदू नहीं है। ये हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू वो है जो खान-पान से लेके कपड़े लत्ते से लेके हर चीज जो अच्छी लगी वो एक्सेप्ट करता है। सिलाए हुए कपड़े हमने मुसलमानों से एक्सेप्ट किए, समोसा जिलेबी हमने उधर से एक्सेप्ट किए, चाय कॉफी हमने अंग्रेजों से एक्सेप्ट किए। हम हमारे हर चीज में डेवलप करते रहते, विकास करते रहते। हम नफरत फैलाने वालों को पसंद नहीं करते हैं और करते नहीं है अभी भी। मगर ये कुछ लोग हैं जो बंद दिमाग में, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो फरसे लेके उनका प्रदर्शन करते, धर्म संसद चलाते। अब मुझे बताओ कि जो सरकारें व्यंग हास्य करने वाले लोगों पर, हास्य कवि और लाफ्टर शो करने वालों पर यूएपीए लगाती है, वो ऐसे नफरती चिंटुओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये क्या बताना चाहती है कि ये सारा हमारा पोषित है। ये जितना भी शो चल रहा है ये पोषित है, मगर चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। ये जो नफरती चिंटू है इस बुरी तरीके से मार खाएंगे, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि इस देश में गांधी ही जीता है। इन्होंने गांधी को मार दिया, मगर किसान आंदोलन ने 380 दिन में गांधी को फॉलो किया, हुकुम शाह को झुकना पड़ा। जब जब हमारे देश ने गांधी को एक्सेप्ट किया, बुद्ध को एक्सेप्ट किया, वो हमको झुकना पड़ा इनको। और गांधी जी ने बोला था कि मैंने अहिंसा की शिक्षा करबला की लड़ाई से ली थी, वो करबला की मैदान से ली थी। वो जो बात है, जो अहिंसा की बात है, जो महावीर ने बताया, जो भगवान बुद्ध ने बताया, जो करबला की लड़ाई में बताया, वो गांधी ने अपने ऊपर लागू किया और उन्होंने इसके हजारों प्रयोग किए और इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने कितने भी बड़े तानाशाह को, हुकुम शाह को चुप करने का काम गांधी ने करके दिखाया था। वो आज भी असरदार है। ये किसान आंदोलन से आपको दिखाई देगा। हम अभी चर्चा करते हुए बता रहे थे कि जो चिली में हुआ वो भी ऐसी शांतिपूर्ण परिवर्तन था। तो दूसरे देश भी गांधी को एक्सेप्ट करते हैं और ये समझने की जरूरत है। ये गांधी के नफरत करने वाले जो लोग हैं, गांधी के हत्यारे जो लोग हैं, ये लोग ऐसी बात करते रहेंगे। हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे चलते रहता है, विचारधाराओं में आगे पीछे चलते रहता है, मगर ये पराजित जरूर होंगे। हम सबको मुखर होके बोलने की जरूरत है। आपने ये बहुत ही अहम बात कही कि अहिंसा का रास्ता गांधी जी ने करबला से लिया और वो रास्ता जो है उसी रास्ते से चिली का भी आपने मिसाल दी, किसान आंदोलन कामयाब हुआ उसकी भी मिसाल आपने दी। अब आप ये बताइए कि ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब खुद कह रहे हैं कि ये हुकूमतें बगैर सोचे समझे कानून बना करके अदालतों पर बोझ डाल रही हैं, ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है। ये डेमोक्रेसी में
आखिर ये क्या, यानी कानून बना भी लो, वापस भी ले लो, बगैर सोचे समझे। एक आंकड़ा मुझे एक साथी ने बताया था कि अब तक 370 कानून पास हुए, उसमें से 310 बगैर किसी बहस के पास किए गए। हम प्रजातंत्र के कौन सी सीढ़ी पर, कौन से पायदान पर हैं? नहीं, प्रजातंत्र का मोदी जी से, मोदी की सरकार से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा कि ये प्याज भी खाते हैं और जूते भी खाते हैं। जिस जिस तरीके से इन्होंने कृषि बिल लाया था उसी तरीके से वापस ले लिया। जिस दिन कृषि बिल वापस लिया उसके एक दिन पहले मैंने हमारे फकीरा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। फकीरा जी ने कहा था कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। बिल लाते वक्त और जाते वक्त दोनों वक्त संवाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? आपको पहले ही बताया कि ये दोगले लोग हैं, दोहरी मानसिकता के, मुंह की जबान यानी खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। इन लोगों ने हर वक्त ऐसा किया और करने का प्रयास किया। नोटबंदी किसी को विश्वास में नहीं लिया, जीएसटी के 7 स्लैब लाए, किसी को विश्वास में नहीं लिया। ये 49% जो ये था, मतलब एफडीआई लाने वाले थे, उसका जोर शोर से विरोध कर रहे थे। इन्होंने अब डिफेंस में भी एफडीआई ला दिया, जो हमारी निर्माणी थी। हाँ। और जो निर्माणी डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए था, उसमें भी 100% एफडीआई ला दिया इन्होंने। जब हमारे यहाँ युद्ध होगा, हम अगर चाइना से लड़ते और उनका एफडीआई, तो वो निर्माण बंद कर देंगे। हमको ना गोली मिलेगी ना बंदूक मिलेगी। इस तरीके से हम दूसरे के ऊपर नियंत्रित और निर्भर होते जा रहे हैं। हमारी सारी इंडस्ट्री जिस तरीके से इन्होंने रन किया है, 10 लाख करोड़ रुपए इनके माफ किए पिछले साल। ये अभी गया हुआ साल जो है 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगों के माफ किए, और फिर भी 80% हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ खाली प्रोसेस होता है, और वो भी चाइना से। जिस चाइना के विरोध में ये इतनी बारी बात बोलते हैं, उस चाइना से। चाइना ने हमारे यहाँ आके अरुणाचल में भी गांव बसा लिया और लद्दाख में भी गांव बसा लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है, इनके सबके स्वामी, उन्होंने कहा है। तो ये जो बात है, इनका कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। मुझे तो ये कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी है, या वो भी कठपुतली है किसी की? और वो कठपुतली कौन नचा रहा है? तो मुझे लगता है एक तरफ उद्योगपति नचा रहे हैं और एक तरफ भागवती सेना नचा रही है। ये कठपुतली की 2 डोर 2 के पास में, और ये खाली हाथ नीचे ऊपर करने का काम करता है। क्योंकि ये देख लीजिए, 7 साल हो गए, आज भी औरंगजेब और शिवाजी महाराज पर वही लटके हुए हैं। ये इनको इनको पता नहीं है क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू राजा थे? मैं मानता हूं कि हिंदू राजा थे, मगर उनकी सेना में 30% मुसलमान थे। और उन्होंने जब वहां मंदिर बनाया रायगढ़ में, तो वहां मस्जिद भी बनाई। मगर जो राजा आप बोलते हो हिंदू राजा था, उसके राज्याभिषेक को जो विरोध करने वाले लोग थे, वो हिंदुत्ववादी आपके लोग थे, वो संघी लोग थे, उनकी परंपरा के लोग थे, जिन्होंने उनके राज्याभिषेक को विरोध किया था। अब बताइए, अगर हिंदू राजा था तो इन्होंने विरोध क्यों किया? दूसरे एक उदाहरण बताता हूं कि छत्रपति को हराने के लिए 2 लोग आए हुए थे। एक अफजल खान आया हुआ था और दूसरा महाराजा जयसिंह आया हुआ था। अफजल खान तो कुछ नहीं कर सका, जयसिंह ने इतने सारे किले छीन लिए थे, मगर उनको दोनों को विजय मिलना चाहिए, इसलिए शतचंडी यज्ञ करने वाले हिंदुत्ववादी थे। इनको अपना धंधा है, इनका धर्म मतलब धंधा है। हमारा हिंदू धर्म हमें डिवोशन सिखाता है, इनका हिंदुत्व इन्हें धंधा सिखाता है। शिक्षा की हमारी माता सावित्री माई हिंदू थी, हम कभी डिनाई नहीं करते, मगर उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले, उसको पत्थर मारने वाले हिंदुत्ववादी यही लोग थे जो अभी हिंदुओं का ढोल पीटते हैं। ये हिंदू नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुत्ववादी अलग टाइप की कौम है। और ये अलग टाइप की कौम हमको मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके के सारे बवाल खड़े करती रहती है। इन्होंने देखो अभी समझ जाना चाहिए, ये इशारा है। देखो ये अगर ये समझते हैं, ये यानी हिंदू और हिंदुत्व का क्लियर मैंने आपको बता दिया। ये अगर समझते हैं कि हम नफरत पैदा करते रहेंगे और लोग सहते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने अभी दलित माता के हाथ से जब सवर्णों ने बना खाना खाने से मना कर दिया उत्तराखंड में, जिस उत्तराखंड में इन्होंने धर्म संसद में हेट स्पीच दिया और जिस तरीके से फरसे का प्रदर्शन किया, खुला प्रदर्शन किया हिंसा का,
उस प्रदेश में जब दलित माता ने बनाया हुआ खाना बच्चों ने खाने से, सवर्ण बच्चों ने खाने से मना किया, उसी प्रदेश में अब सवर्ण माता से बना हुआ खाना दलित बच्चों ने खाने से मना किया। और जिसमें अगर ओबीसी मतलब ये किसान जाति अगर सम्मिलित हो जाती है तो इस देश में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी ये नफरती चिंटुओं को, और ये होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस देश को क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, हर जगह क्रिया प्रतिक्रिया का ये सिद्धांत चलते रहता है। आप देखिए काकड़ा जी, मैं आपको याद दिला दूं, बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते के अंदर कम से कम 3-4 जगहों पर रैलियां कैंसिल हो चुकी हैं बीजेपी की। अब गडकरी साहब को मेरठ पहुंचना था, वहां प्रॉब्लम हुई, बच्चों को लाया गया स्कूल के, वो नारे लगाते हुए चले गए। अभी और भी कई जगहों से खबरें हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंच पाया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, तो ये हालत तो हो गई है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो किसानों का ये जो किसान आंदोलन के बाद जो सिचुएशन है उसका असर है, क्या है? देखो, इनके एक नफरती चिंटू ने एक रिट पिटीशन लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने इसकी सुनवाई की और उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री को एड्रेस किया, सीधा सीधा प्रधानमंत्री को किया कि चुनाव को टाल देना चाहिए। उनको पता है कि इस देश में चुनाव आयोग डम हो चुका है, चुनाव आयोग की संस्था को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। तो रियल प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग एक ही है, वह हमारे प्रधानमंत्री जी। दोनों की ये दोनों पोस्ट एक ही आदमी के पास में है। तो न्यायमूर्ति ने ये धीरे से बता दिया कि भाई प्रधानमंत्री चाहेगा तो ये तो दोनों की बात नहीं हुई है, तो फिर जज साहब भी पहुंच गए उसी जगह। ये तो अब तो तीन पार्टनर हो गए। मैं तो बोल रहा हूँ जज साहब ने तो कटाक्ष किया कि भाई मैं इलेक्शन कमीशन, वो तो इलेक्शन कमीशन को बोला ही है उन्होंने कि ये महामारी आने वाली है, उसके लिए इसको पोस्टपोन करो, 2 महीने 4 महीने के लिए उसको पोस्टपोन करो। मगर उनको ये पता था जज साहब को कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं बचा है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। उन्होंने कटाक्ष में प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया। ये प्रधानमंत्री चाहेंगे तो होगा, इलेक्शन कमीशन चाहने से नहीं होता। तो मैं वो जुडिशियली में जो जज बैठे हुए हैं उनको बहुत ढंग से ये करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने बहुत सटीक कटाक्ष किया, जिसको व्यंग बोलते हैं ना। ये ऑर्डर मैं व्यंग की तरफ से लेता हूँ कि इन्होंने बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन नल एंड वाइड है, ये भी काम हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे में ये भी काम को सम्मिलित कर दे। और ये 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री आके टीवी पे कि मास्क लगा के रहो, ये करके रहो, वो ये ऐसे फालतूस काम, बेकार के काम के लिए टीवी पे आके लेक्चर देते हैं। बेकार की बात है। मतलब टीवी पे प्रधानमंत्री आता है तो ऐसी बात होनी चाहिए कि जिसमें कुछ गरिमा हो, जिसमें कुछ परिवर्तन हो, जिसमें कुछ देने और लेने की बात हो। उसके इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो इंस्ट्रक्शन एक सर्कुलर निकाल के दे सकते हैं। तो ये 2 साल जब कोरोना चल रहा था, मजदूर पैदल चल रहे थे, जो हर चीज में आप नाकाम हुए, उनकी व्यवस्था करने में नाकाम हुए, लॉकडाउन के इसमें नाकाम हुए, हर चीज में ये नाकाम प्रधानमंत्री, और ये बताने का प्रयास करता है कि मैं कितना कार्यकुशल हूँ, 18 घंटे काम कर रहा है। भैया 18 घंटे के बजाय अब आगे के समय 8 घंटे काम करना, क्योंकि अब ज्यादा बेचने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। ये जो लिस्ट इन्होंने निकाली हुई है 70 साल की, जो बनाया हुआ बेच रहे हैं, ये कोई दामोदर दास मोदी जी की प्रॉपर्टी नहीं है जी। ये सरकार ने, हमारे देश के मेहनत कशों ने बनाई हुई, कमेरों ने बनाई हुई, इस देश के जो पूर्व नेता थे उन्होंने बनाई हुई प्रॉपर्टियां है जो तुम बेच रहे हो। ये टाटा की जो एयरलाइंस महाराष्ट्र भारत सरकार ने ले लिया, उसके ऊपर इनकी कितनी बेचैनी है। टाटा कौन तुम्हारा बाप था? और टाटा ने अपने खुशी से दिया था वो एयरलाइंस और महाराजा, तुमने उसको उठा के बेच दिया कूड़े कचरे के भाव में। हर चीज तुम इस तरीके से बेच रहे हो और फिर से राष्ट्रवाद का तमगा बता रहे हो। आपने चाइना को, जो गांव बसे उसमें प्रधानमंत्री बोलता है ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई आएगा, ना किसी को जाने का। और तुम्हारे होम मिनिस्टर अलग बात करते हैं, तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर अलग बात करते हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी अलग बात करते हैं। तो कितने पैसे लिए तुमने चाइना से उनको क्लीन चिट देने के लिए? ये भी पूछने का, सवाल पूछने की अब बारी आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन से कितना पैसा लिया, ये सवाल करना एक बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि जिस दिन अभी उसके सिवाय प्रधानमंत्री सर जी, क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? उसके सिवाय क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? जी 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 बिल्कुल, मैं एक चीज याद दिला दूं कि जिस दिन जब भी प्रधानमंत्री जी परसों बोलने वाले थे, मैं इत्तेफाक से कुछ देर पहले, आमतौर पर मैं टेलीविजन नहीं देखता हूं, लेकिन मैंने उस दिन खोला हुआ था, घर में लोग बैठे हुए थे, तो स्पीच से पहले पत्रकार खुद डरे हुए थे, ये कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगा दे, पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। यानी वो जो गोदी मीडिया जो इन्होंने तैयार किया, उसमें भी खौफ था कि प्रधानमंत्री न मालूम क्या कह देंगे, क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अब मैं एक चीज आपको याद दिला दूं कि आपने पिछले साल 27 दिसंबर को एक खास बात कही थी, जो जी। जो जो 3 कानून वापस लेने के बारे में कुछ आपने कहा था, वो जरा याद दिला दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि मेरे लोगों को मेरे पता सारे चले मित्र कि काकड़े जी कैसे सोचते हैं और क्या क्या चीजें सामने आती हैं। मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे कि किसान कानून वापस नहीं होगा। मैं उस वक्त बोला था 27 दिसंबर 2020 को, मेरे फेसबुक पर वो है। मैं उस वक्त बोला था कि उस वक्त अंग्रेज सरकार ने ऐसे ही 3 कानून लाया था 1907 में, और इसको दरखास्त करने के लिए, वो कानूनों को हटाने के लिए वहां के किसानों को 9 महीने आंदोलन करना पड़ा था। मैं उस वक्त बोला था कि एक तो सरकार रहेगी, मतलब मोदी रहेगा, या किसान कानून रहेंगे। 380 दिनों बाद आपने देख लिया कि मोदी रह गए, इसलिए किसान कानून को जाना पड़ा। और ये किसान कानून गए थे तो मोदी नहीं रहते। अब आप बता रहे हो कि वहां रैलियों में लोग नहीं जुटते, ये नहीं जुटते, बिल्कुल नहीं जुटेंगे। आप अगर हमारे विरोध में, किसानों के विरोध में कोई भी स्टेप लोगे तो आप नहीं जुटेंगे, क्योंकि हमको आपके प्रमाण पत्र नहीं चाहिए हिंदुओं के। हम हिंदू है। आप कहां से हो ये बताओ? आपके लोगों ने लिखा है कि हम, कोई बोलता है हम अंटार्कटिक से आए, कोई बोलता है हम यूरोपिया से आए, कोई बोलता है हम थाईलैंड से आए। आप कहां से आए वो आपको ढूंढना है। हम तो यहाँ के हैं, और हमारा जो इस धरती का धर्म है वो जमीन का धर्म है। हमारे जानवरों को भी हम भगवान बोलते हैं, हम हमारे पेड़ पौधों को भी भगवान बोलते हैं। और जो यहाँ सूफीज्म आया था, वो सूफीज्म का मतलब भी यही था, क्योंकि सूफीज्म में खदमत खल्क नाम की जो संकल्पना है, वो सर्वभूति परमेश्वर वाली ही संकल्पना है। इसलिए इस्लाम भी यहाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया, ईसाई भी हमने एक्सेप्ट कर लिए, और हमारी बुराई भी उनमें आ गई, उनकी अच्छाई भी हम में आ गई, सब में। ये बात सच्चाई है। ये नफरती लोग पहले भी रहे हैं। पाकिस्तान बनने की बात ये गांधी पर जो थोपते हैं, इनको समझना चाहिए कि जहां जहां हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का राज था, वही हिस्से हमारे देश से टूटे हैं। जहां कांग्रेसी शासन था वो हिस्से नहीं टूटे, तो इनका पहले से मिलापी था। ये संघी मुसंगी ये सारे एक साथ है। अभी ओवैसी जिस तरीके से स्टेटमेंट के लिए उतरा है, आपको पता है कि जब सभा में भीड़ नहीं होने लग गई, क्योंकि लोग महंगाई पर बोलने लग गए, और ये महंगाई प्रोडक्शन कम है इसलिए नहीं हो रही है, महंगाई टैक्स के कारण बढ़ रही है। टैक्स इतना ज्यादा कर दिया इन्होंने, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है। ये समझा नहीं रहे, ये समझाने की बात कर रहे हैं। ये करना नहीं चाहते कुछ भी, ये लूटना चाहते हैं देश की जनता को। और ये लूट के क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मगर इन्होंने एक तो कर दिया कि जिसमें सुषमा स्वराज 2013 में दहाड़ के बोल रही थी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में अजय बिष्ट नाम का आपका सांसद, उस वक्त का सांसद, जो दहाड़े मार के रो रहा था, आज जो बहादुरी बताता है ना, पुलिस को साथ में लेके और स्क्वाड्रन साथ में लेके, वो दहाड़े मार के रोने वाले ये नपुंसक लोग जो है, ये बहादुरी की बातें न करे तो अच्छा है। उस वक्त वो बोल रही थी कि इस देश में 27% नहीं है, गरीबी इलाका के नीचे 31% है। आज मोदी जी ने बता दिया कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे 85 करोड़ लोग हो गए, और 15 करोड़ झोले बांट रहे हैं अभी। उसमें 5-5 किलो और आटा चावल, उसपे भी अपने सिक्के जमा रहे हैं, उसमें भी अपने फोटो डाल रहे हैं। तो ये माखोल देश का जो उड़ा रहे, इसका करारा जवाब इस देश का मतदाता और इस देश की जनता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपकी हर बात में एक तकलीफ भी झलकती है, एक हमदर्दी भी झलकती है, और आपने जो कुछ किसान आंदोलन के बारे में बताया था वो सच निकला, वही हुआ। मोदी जी को मजबूर होकर के किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े,
और कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी किसान खामोश जाकर के सोया नहीं है, वो कहीं भी बीजेपी की रैलियों में भीड़ जुटने नहीं दे रहा, या वो खुद भी नहीं आ रहा है, शायद दूसरों को भी नहीं आने दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, हम आपसे सवालात करते रहेंगे और लोगों को जगाने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।